हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त मजे कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। पढ़ाई को बिल्कुल तंदुरुस्त करते रखिए। आपका एग्जाम अब होने ही वाला है, तो आप लोग देरी मत कीजिए, अपने आलस्य को त्याग कर पढ़ाई की तरफ रुख मोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो बाधाएं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा युद्ध बन के उठाओ गांडीव और अब की बार इस पेपर की खोपड़ी में छेद करो। बिल्कुल दोस्तों, मां जी की तरह पहाड़ काट कर हम लोगों को रास्ता बनाना है। तो आ जाइए भाई अपनी क्वेश्चन सीरीज पर। यह आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x माई प्लस 6 इज इक्वल टू। तो इनका लेस है क्या होगा, अर्थात एलसीएम क्या होगा। सुनना ध्यान से, पहले वाले का लेस निकालोगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, पहले इसके फैक्टर निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर निकाले आप लोगों ने, क्या बनेंगे? एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। अगले वाले के फाइंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, x माइनस 3 बना और x माइनस 2 बना। कुछ ऐसा दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास में। अब इनका लेसे लेना है, अर्थात ले लो सब संख्या। तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ये लीजिए, दैट इज दिस इज माई सॉल्यूशन। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, इनका मल्टीपल जो है वो x का कोफिशिएंट आना चाहिए, और इनका एडिशन जो है वो x का कोफिशिएंट आना चाहिए, और इनका मल्टीपल क्या आना चाहिए? c, यानी कि कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? x माइनस 2, एक्स प्लस 2 और x माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि x बराबर ए बी बार, y बराबर सी डी बार, तब x माइनस y बराबर क्या होगा? हमें यहाँ पर x और y की फाइंड करना है। सुनो, जब साइन माइनस का आ जाए, जब साइन माइनस का आ जाए तो आप एक काम करना, इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख लेना, थोड़ा चेंज कर लेना। x को तो मैं ए बी बार रहने देता हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं y लिख रहा हूं, y को मैं क्या लिख रहा हूं? सी डी बार। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं y को कि माइनस y बराबर डी सी बार, ऐसे लिख दूं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? माइनस लगाया, क्रम चेंज हो गया, अब मैं x माइनस वाई निकाल सकता हूं। तो x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा? ए बी बार एंड माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का डी सी बार, कुछ ऐसा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए a का d के साथ, और एडिशन कर दीजिए a का d के साथ और b का c के साथ। तो क्या बनेगा? ए डी बार एंड प्लस साइन ऑफ बी सी बार। एडिशन करके देख लीजिए, इनका एडिशन करके देख लीजिए आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं। a प्लस डी और b माइनस सी, ये दो एडिशन इसके पास में आ रहे हैं, a प्लस डी एंड b प्लस सी। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? a प्लस डी एंड b प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसका आर्ग्यूमेंट ज्ञात कीजिए, अर्थात कोणांक ज्ञात कीजिए। तो कोणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? कोणांक होता है हमारे पास में थीटा, और ये निकालते हैं हम लोग tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, अर्थात इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऐसे निकाला जाता है। इसका पहले मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास में एक सरलीकरण नहीं है, अर्थात इसको मैं एक बार, आयोटा कभी भी सम्मिश्र संख्या को डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, हर में नहीं रखना चाहिए, इसको हम लोग अंश में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे? पहले मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, परमीकरण कर दूं, और परमीकरण करने पर ये मेरे पास ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस आयोटा रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 के बराबर आ रहा है। कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 से किया 1, माइनस का माइनस से प्लस, बट आयोटा को आयोटा से करोगे तो -1, और रूट 3 का रूट 3 के साथ करोगे तो 3 हो जाएगा। तो -2 ऊपर बचेगा, नीचे इसी तरीके से हम लोग इसका कर लेंगे। तो थीटा बराबर क्या आया? तो कोणांक बराबर थीटा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब बाई क्या है यहाँ पर? रूट 3/2। तो ये मैंने लिखा माइनस का रूट 3, एक्चुअली में फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो घबराना मत, गड़बड़ी मत करना, जल्दीबाजी मत करना। और नीचे आ गया आपके पास -1/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स रूट 3। और tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होती है भाई? फटाफट से आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। tan इनवर्स रूट 3 इज द tan इनवर्स रूट 3, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। किस किस की वैल्यू होती है tan इनवर्स रूट 3? 60 डिग्री की, राइट, 60 डिग्री। ठीक है, ये लो 60 डिग्री,
बट 60 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, गड़बड़ी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, क्वाड्रेंट कौन सा बता रहा था मैं आपको, गड़बड़ी मत करना, हाँ जल्दीबाजी मत करना। ऑप्शन में 60 डिग्री भी दे सकता था, लेकिन यहाँ क्वाड्रेंट नंबर है थर्ड, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के अंदर 180 यहां तक हो जाता है और इसके बाद 60 डिग्री और है, मतलब टोटल मेरे पास 240 डिग्री का एंगल बना, 240 डिग्री का एक आर्ग्यूमेंट यहां पर तैयार हो रहा है। क्लियर है, तो 240 डिग्री आंसर होना चाहिए। मैंने पहले हिंट दी थी कि गलती मत करना, फिर कह रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि सी एपी के अंदर एम व पद एन और एन व पद एम हो तो आर व पद क्या होगा। सुनना बात ध्यान से, आप एम व पद निकालो तो आपके पास एन आ रहा है और एन व पद निकालो तो आपके पास एम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एम व पद कैसे निकालोगे आप लोग, टीएम निकालोगे, और टीएम निकालने के लिए आपके पास में क्या लिखना चाहिए, इसको मैं टीएम प्लस 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टीएम प्लस 1। या एक काम करो, आप एम व पद कह रहे हो तो ये लो टीएम बराबर, और एक्चुअली में समांतर श्रेणी है, एक एपी है, तो मैं इसमें लिख दूं ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अगर मैं एन व पद निकालूं, एन व पद, तो मेरे पास में टीएन बराबर क्या होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसके बराबर है, ये एम के बराबर है और ये एन के बराबर है। अब कैलकुलेट कर लो आराम से, कैलकुलेट कर लो आराम से। तो ए बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा, सॉरी ए बराबर आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा और एन बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने डी बराबर बन लिया, डी बराबर बन ले लिया, तो आपके पास में दोनों समीकरण क्या बन रही हैं, ए प्लस एम माइनस 1 बराबर एन, और यहाँ क्या बना, ए प्लस एन माइनस 1 बराबर एम। एम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। आपके पास में ए और एन, सॉरी आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो टी आर क्या होता है, अब टी आर निकालना है। अब टी आर के बराबर आ जाओ। टी आर बराबर कैसे निकालोगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी वापद, ऐसे निकालोगे। डी तो मैं बन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर माइनस 1, अब आर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर मैं आराम से निकाल सकता हूं, आर निकाल सकता हूं आराम से। तो क्या बनेगा, एन प्लस एम, ठीक है, एन प्लस एम, तो क्या बनेगा, एम प्लस एन प्लस आर। ये लो एम प्लस एन प्लस आर वा पद बन जाएगा। कौन सा, एम प्लस एन प्लस आर वा पद। ठीक है, अब ये -1 वाली बात आई। अब आर वा पद कौन सा है, तो आर वा पद निकाल दो। ए की जगह मैंने वैल्यू रखी एम प्लस एन माइनस आर वा पद। पद कौन सा पूछ रहा है, आर वा। अगर यहाँ पे ये पूछता तब तो आ प्लस आर और नहीं तो माइनस आर। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है भाई सभी बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एम प्लस एन माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉग एल एक्स। अब ध्यान देना, बेस का ध्यान रखना, बेस एल है, एम है और एन है, और ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी क्या कहती है, अब एन स्क्वायर निकालना। ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब है कि मुझे ये निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मैं समांतर श्रेणी कर रहा हूं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉग टू द बेस एम एक्स बराबर होना चाहिए इन दोनों के एडिशन के हाफ के, या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लॉग एल एक्स एंड लॉग एन एक्स, कुछ ऐसा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक कि भाई अगर यदि एपी आ जाए, समांतर श्रेणी आ जाए, तो समांतर श्रेणी में हम लोग इसको किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक बच्चा सही कह रहा है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं सबका बेस बराबर करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें m है, इसमें l है और इसमें n है। बट मैं देख पा रहा हूं यहां पर, मैं इसके अगर यदि इक्वल कर दूं तो 2 अपॉन ऐसे लिख दूं इसको, log xm। कोई दिक्कत भाई, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, log ab बराबर होता है, log ab बराबर होता है 1 अपॉन log ba के, कुछ ऐसा। तो मैंने यही किया, बेस चेंज कर दिया। बराबर किसके, यहां भी मैं बेस चेंज कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं log xl और इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन log xn। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आराम से इजीली लिख सकते हो। एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख दूं log xn एंड प्लस log xl अपॉन log xl एंड log xn। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। और ये मेरे पास में लेफ्ट एलएचएस साइड में तो मेरे पास प्रॉपर्ली वर्क कर ही रहा है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। चलिए अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल भाग दे लो चाहे उससे निकाल लो, एक ही बात है दोस्तों, एक ही बात है। हाँ, ये है आपके पास log a प्लस log b, क्या होता है log ab, यानी कि log nl क्या बनेगा, log nl टू द बेस x अपॉन, यहां आ जाओ,
log xl एंड log xn, कुछ ऐसा। ये दो पद मेरे पास में इस तरीके से निकल के आएंगे, इस तरीके से निकल के आएंगे। एग्री हो भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में डायरेक्टली आप लोग log x को निकाल दो। यहाँ पे log n, अगर यदि मैं दोनों तरफ log ले लूं, तो इसको क्या लिखूंगा? log xn एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये बन गया मेरे पास log xnl अपॉन log xl एंड log xm। ठीक है, तो ये लो यहाँ पे लिख दो इसको log xm। या एक काम करो, अगर यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ इसको और इसको दोनों को पकड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब समझ जाओगे। ये यहाँ पे पहुंचाया, ये लो ऊपर पहुंचा दिया। ये ऑलरेडी मेरे पास में है log xnl। मैं इसलिए बता रहा हूँ कंप्लीटली आप लोगों को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज इसको आराम से इजीली डायरेक्टली भी सॉल्व कर देते। ये इधर भेजा, log xl बचा, क्या बचा? log xl बचा। ये सर log x स्क्वायर कर दो n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, और log x और log x सभी से कट जाएगा, तो मेरे पास n स्क्वायर बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बताओ? nl बचेगा। क्या बचेगा? nl बचेगा। इसकी पावर क्या बचनी चाहिए? log lm। ठीक है, तो nl इन log x की पावर ml। ये लो, अब देख लो, अब गलती मत करना। nl कहां आ रहा है? ये आ रहा, और इसकी पावर log ml। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा बताओ? आगे ऑप्शन, बस केवल आप लोगों को log की थोड़ी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एपी का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब मैं बेस चेंज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, और उसके बाद में मैं सेपरेशन करके मुझे n स्क्वायर निकालना है। इसलिए मैंने क्या किया, n वाली टर्म को इधर ले आया, log xn को मैं इधर ले आया 2 के पास, बाकी इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया। ये लो, ये दोनों मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में मैंने इसको सेम रहने दिया, और log की प्रॉपर्टी को सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी क्रम से जीपी में हो। अब देखो जीपी क्या कहता है? जीपी कहता है कि बी स्क्वायर बराबर एसी के होना चाहिए। तीन ही तो फॉर्म होती है, एपी, जीपी एंड एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सुनो, ये कह रहा है कि ए बी सी क्रम से गुणोत्तर श्रेणी के पीवे, क्यूबे और आरवे पद है, तब ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू क्या होंगे? अब सुनना बात ध्यान से, अब थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाना है आप लोगों को, कि अगर यदि मैं इसमें पहला ले रहा हूं तो मेरे पास पी बा है, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, अगर जीपी है, तो पी की पावर ए आर की पावर पी माइनस क्यू। अगला वाला पद यही तो होता है मेरे पास में, अगला वाला पद क्या होता है? यही होता है। तो जब मैं पी वाला पद निकालूंगा तो इसको ऐसे लिख दूं, ए आर की पावर पी माइनस 1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लिख सकता हूं एक के लिए। दूसरा, जब मेरे पास क्यू भी टर्म है तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1, और जब मेरे पास आर भी टर्म है तो ए आर की पावर आर माइनस 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब ये पद कौन कौन से हैं? ए वा पद है, बी वा पद है और सी वा पद है, कुछ ऐसा जो गिवन है मैं वही लेके चल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अगर यदि मैं ए की पावर ऐसे ले लूं, ए, अगर मैं इसमें पी माइनस क्यू ले लूं, या पी वाला ले रहा हूं तो क्यू माइनस आर ले लेता हूं, अगला नेक्स्ट वाला, तो ए की पावर क्यू माइनस आर किया, या भी तो होगा ए की पावर क्यू माइनस आर एंड आर की पावर पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस आर, तो प्लस आर हो जाएगा। अब दूसरे पर जाओ, जब मैंने बी लिया, बी कौन सा? क्यू, तो आर माइनस पी, ये क्या होना चाहिए? ए की पावर आर माइनस पी एंड आर की पावर क्यू माइनस 1 आर प्लस पी। और जब मैं सी की पावर पी माइनस क्यू लूंगा तो ये क्या बनेगा? ए की पावर पी माइनस क्यू एंड आर की पावर पी माइनस क्यू एंड पी माइनस 1 आर माइनस 1 माइनस पी प्लस क्यू, कुछ ऐसा बनना चाहिए। सभी में से एग्री हो, सेटिस्फाई हो, और ये तीनों के तीनों आपस में बराबरी तो है। आप चेक कर लो, आर का मान, पी का मान और क्यू का मान रखते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। सबका मान पता लग जाएगा। ए जीरो कब हो सकता है? जब पी, क्यू और आर तीनों बराबर हों। ये तभी पॉसिबिलिटीज है जब पी, क्यू और आर बराबर हों, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अर्थात ए की पावर 0 एंड आर की पावर 0 होगा, तभी पॉसिबिलिटीज है। अर्थात मेरे पास इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आंसर 1 रहेगा इसका। क्या रहेगा? 1 आंसर रहेगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है कि एनपीआर और एनसीआर। अब देखो दोनों चीजें, एक तो पी से ध्यान रखना, पी का मतलब है परम्यूटेशन, क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं, और सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि संचय और क्रमचय। ठीक है, दो चीजें होती है पी और सी। ठीक है, अब पी की बात करो, एनपीआर को कैसे ओपन किया जाता है। एनपीआर को ओपन करने का फॉर्मेट है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि जो ऊपर है उसी को नीचे वाले से घटा के नीचे फैक्टोरियल अप्लाई कर दीजिए। बराबर किसके है, एनपीआर के, मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, -1 हो जाएगा, माइनस करोगे तो आर प्लस 1 है, माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा यहां आ जाओ, इधर वाले की तरफ, इधर आ जाओ। एन सी आर का मतलब है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल आर। ओके, यानी ये खुद तो घटता ही घटता है, साथ में नीचे वाले का फैक्टोरियल भी आता है कॉम्बिनेशन के अंदर। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया आप लोगों ने, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 एंड फैक्टोरियल आर माइनस 1। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्यूशन कीजिए दोनों का। देखो अगर मैं फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट कर दूं और यहां एन माइनस आर को ओपन कर दूं तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1। ये लो, ठीक है, कट गया, यानी कि एन माइनस आर बराबर 1। एक इक्वेशन तो मेरे पास यहां से आ चुकी है। दूसरी वाली इक्वेशन, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट किया, सर आर को मैं ओपन छोड़ दूं तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल लगेगा जो कट जाएगा। ओके, यहां मेरे पास एन माइनस आर बचेगा और फैक्टोरियल लगेगा एन माइनस आर पर, तो एन माइनस आर से एन माइनस आर भी कटेगा, यानी कि यहां से मेरे पास समीकरण आ रही है एन माइनस आर बराबर आर के। ओके, चेक कर लो, n बराबर 2r, कुछ ऐसी समीकरण मेरे पास यहां पर निकल के आ रही है, n बराबर 2r। अब चेक कर लो आराम से, वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, कहीं पर भी चिंता मत करो, गड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। अब n और r की वैल्यू रख के देख लो, n बराबर क्या रखो, n बराबर 2 ले लो, r बराबर 3 ले लो, 2 और 3 पर अपना आंसर आ जाएगा, तो n बराबर ले लो और r बराबर ले लो 2। ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और नहीं तो ऑप्शन को डायरेक्टली भी आप लोग रख के देख सकते हो आराम से, इजीली ऑप्शन भी रख के देख सकते हो, वो भी मेथड आपके पास। रखना चाहो तो 3 रख के देख लो, 3p2 वैल्यू क्या बनी, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। आ जाओ इधर की तरफ, ये आ जाओ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, सर ये भी 1 है, ये भी, ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल, तो वही तो आ रहा है। 3 रखा, 2 रखा, 2 + 1 3, 3 2 3 2 3 2 3 2, ये लो, वही आएगा आपके पास, वही आएगा। कट पिट कर ऑप्शन आपका सही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसके प्रसार में मध्य पद। अब देखो एन की संख्या कैसी है, एन की संख्या है मेरे पास सम, मतलब पद कितने होंगे मेरे पास, विषम। पद कितने होंगे, विषम। एन सम है तो पद विषम होंगे, जैसे x + y का होल स्क्वायर है, कितने पद आते हैं, 3 पद आते हैं, मतलब विषम पद आते हैं। तो ये 10 है तो मेरे पास पद कितने होंगे, n + 1, यानी कि मेरे पास टोटल 11 पद होंगे। और जगह कितनी में मध्य पद निकालूंगा तो मध्य पद कौन सा होगा, 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, मतलब छठवां पद होना चाहिए। छठवां पद निकालने के लिए मुझे यहाँ पर T6 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, T6 निकालना पड़ेगा। और T6 निकालने के लिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, T5 + 1। क्लियर है, T5 + T6 निकालना जानते हो ना, T6 कैसे निकालते हैं, T5 + 1 कीजिए एंड NCR कीजिए, पहले वाले पद को n - r ऐसे कीजिए, और दूसरा वाला पद है मेरे पास -1/x, इसकी पावर हो जाती है r, ऐसे लिखते हो। NCR का मतलब है 10 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि n कितना है, 10 है, r कितना है, 5 है, तो 10c5 x की पावर 5 इंटू -1/x की पावर 5। कुछ कट जाएगा, कुछ कट जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, x की पावर 5 से x की पावर 5, बट नेगेटिव आएगा, माइनस साइन जरूर आएगा। अब गुणा कर लीजिए, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बटे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटेगा, और 10c5 का मतलब होता है मेरे पास में 256। फैक्टोरियल 5 भी आएगा नीचे, 5 3 सी है भाई, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना। 2 and 1 चेक कर लो आराम से, 252 के समथिंग आ रहा है, माइनस का 252। पहली बात तो माइनस को देखते मुझे यहाँ से 2 ख्याल तो वैसे ही काट देनी चाहिए, ऑप्शन बचे 2। और तुम्हें पता है कि कभी भी जब आप लोग इसमें बाइनोमियल एक्सपेंस करते हो, मल्टीपल करोगे किसी भी सम संख्या का, तो डेफिनेटली सम आएगी, ये तो आने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/3 + 4/5 + 6/7 प्लस एंड सो ऑन। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ई की फॉर्मेट में जाने वाला है। क्वेश्चन दे रहा है खुद ही, ऑप्शन दे रहा है खुद ही कि ई की के फॉर्मेट में जाने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो सुनो,
आप एक को पकड़ो। सबसे पहले अगर इन्हें ऊपर डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर की बात करूं तो ऊपर क्या है मेरे पास 2n, और नीचे क्या है मेरे पास फैक्टोरियल 2n + 1। n बराबर 1 रख के देख लो, 3 आ रहा है, n बराबर 2 रख के देख लो, 5 आ रहा है, कुछ ऐसा ही बन रहा है। मैं इसको ओपन कर देता हूं, ओपन करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n अपॉन 2n एंड फैक्टोरियल 2n + 1, सॉरी 2n + 1 एंड फैक्टोरियल 2n। ये लो ओपन कर दिया, 2n + 1 एंड फैक्टोरियल 2n। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? ऐसे ओपन हो रहा नहीं हो रहा? अब कुछ कट जाएगा, और नहीं कट रहा तो ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 2n से गुणा कर दो, और भी इजी वे में लिख दो इसको, बिल्कुल इजी वे में। ये लो और भी जीबी में लिख के बताऊं, अगर इसको नहीं लिखना चाह रहे हो और भी जीबी में लिख दो। ये लो मैंने इसको 2n + 1 किया, -1 कर दिया, और नीचे मैंने इसको फैक्टोरियल 2n + 1 कर दिया। दो तरीकों से बता रहा हूं। यहां इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, तो 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1 एंड -1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1, कुछ ऐसा। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या आ गया, 2n आ गया। ओपन करो, ओपन करोगे तो 1/2n बचेगा, यहां माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1 बचा। अब अप्लाई करके देख लो, अब अप्लाई करके देख लो, n बराबर 1 पर क्या आ रहा है मेरे पास, n बराबर 1 रखा तो मैं t1 निकाल दूं डायरेक्टली, तो t1 क्या निकलेगा 1/2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। जब मैंने t2 निकाला, n बराबर 2 रखा तो 1/4 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। जब मैंने t3 रखा तो t3 रखूंगा तो 1/6 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। सबको ऐड कर दूं तो SN बनता है। SN क्या बनता है मेरे पास, t1 + t2 एंड प्लस t3 एंड प्लस t4 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक ही चलता जाता है। सभी को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। कहीं ना कहीं मेरे पास ये सीक्वेंस इस कंडीशंस में नजर आ रहा है। देखो आप लोग, सीक्वेंस कुछ इस कंडीशन में मेरे पास नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें कॉमन ले सकते हैं डियर, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। सबको ऐड कर दो, 1/2 1/4 1/6 1/2n - 1/2n + 1, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। और ये तो भाई ये इसी का सॉल्यूशन तो था, यानी कि ये मेरे पास किसकी फॉर्मेट बन रही है, ई इनवर्स की, यानी कि 1/e की फॉर्मेट बन रही है। किसकी फॉर्मेट बन रही है, 1/e की। ई इनवर्स कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी की तरफ, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी ई इनवर्स की तरफ बन रहा है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये कह रहा है कि अब देखो इसमें आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना। क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है ये फॉर्मेट, x + x²/2 प्लस x³/3 एंड प्लस एंड सो ऑन की वैल्यू। अब देखो सुनो, ये किसका एक्सपेंस होता है, अगर आप देख पाओ तो log 1 + x बराबर दिस। बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, log 1 + x बराबर दिस। x क्या है, x है a - b/b। x क्या है, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं 1 + a - b अपॉन a, कुछ ऐसा ही है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं log 1 + 1 - b अपॉन a। ओके, ये लो, देख पा रहे हो। और ये सर मैं माइनस वाला लूं तो माइनस वाला भी, ये लो, दोनों दोनों काम हो जाए, ये बीच अंदर वाला प्लस का हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग। एक कटा, क्या बचा, log b अपॉन a, क्या बचेगा, log b अपॉन a, और ये माइनस वाला साइन आगे। अब यहां पे आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक ये वाली चीज समझ में आई आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं एक बार, अब मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करो एक बार क्वेश्चन को चेक करो, एक बार क्वेश्चन को चेक करो एक बार। अब एक बार क्वेश्चन को चेक करो फटाफट से, देखो इसको, अगले वाले को, नेक्स्ट। अब देखो इसको, आप क्या लिखोगे इसको, log a - b अपॉन a, सॉरी ये भी मत लिखो, छोड़ो, और भी तरीका बताता हूं। अगर यदि मेरे पास में कोई भी log 1 - x होता तो इसका एक्सपेंस क्या होगा, log इसका एक्सपेंस क्या होगा मेरे पास, बताओ क्या होता है एक्सपेंस, x - x²/2 एंड प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 एंड प्लस ऐसे चलता जाता है, अल्टरनेटिव टर्म्स चलती जाती हैं। बट जब माइनस होता है तो मेरे पास में सब कुछ माइनस हो जाता है, ध्यान देना।
कंफ्यूजन क्रिएट मत करना बिल्कुल भी, सबके सब माइनस हो जाएंगे, सबके साइन मेरे पास माइनस हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी समीकरण, पूरी क्वेश्चन के अंदर या पूरे एक्सपेंस के अंदर मैं क्या करूं, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए एक बार माइनस का मल्टीप्लाई करके, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कुछ कॉमन आ जाएगा, माइनस का कॉमन ले लो, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बराबर माइनस कॉमन लिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड प्लस एंड सो ऑन। ये लो इस तरीके से चला दो, दोनों मेथड है आपके पास में। अब दे क्या रखा है, ये रहा एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 किसके बराबर है, इसके। अगर मैं एक्स की जगह ये वैल्यू उठा के रख दूं, एक्स की जगह यदि वैल्यू उठा के रख दूं तो क्या बनेगा, माइनस का लॉग 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए। ये लो यही तो मैं कर रहा था पहले भी, दोनों मेथड से यही आ रहा था मेरे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का लॉग बी अपॉन ए, यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग बी एंड माइनस का लॉग ए, ब्रैकेट में बंद करके रखना, जैसे आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में लॉग ए माइनस का लॉग बी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये लो मैं यही पहले कर रहा था, बस ये एक्सपेंस करके दिखा दिया, दोनों मेथडों से मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं कि आपके पास में पी बी इज नॉन जीरो हो, पी ए का मान पॉजिटिव हो, तो पी ए बार अपॉन पी बी बार बराबर क्या होगा, यही है। तो बताओ इसका फॉर्मेट होता क्या है एक्चुअली में, आप लोग ए बार अपॉन बी बार निकालते हो, ठीक है, तो क्या निकालते हो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन, अब ये याद आ जाना चाहिए डिनोमिनेटर में क्या है बी बार, तो क्या आएगा मेरे पास बी बार आएगा। ये लो आएगा नहीं आएगा, लिखोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा जब मैं इंटरसेक्शन पे इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके बार लगा रहा हूं तो मतलब इसको एक में से मुझे घटाना पड़ेगा यूनियन में से, इसका मतलब है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, कुछ ऐसा, एंड डिनोमिनेटर साइन ऑफ बी बार। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अब लिख सकते हो, चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, पी ए यूनियन बी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा एक, ऑप्शन नंबर होगा एक। E1 और E2 दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए P E1 यूनियन E2। अब देखो ये उसी पे बेस क्वेश्चन है, दो मेरे पास में कोई भी इंडिपेंडेंट दो कोई भी मेरे पास में फ्रीली इवेंट दे रखे हैं, ठीक है, दो घटनाएं अगर दे रखी हो उनका मतलब है कि इन दोनों का यूनियन क्या होना चाहिए, इन दोनों का यूनियन होना चाहिए मेरे पास में 5 के बराबर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। दो स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, जब E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार क्या होना चाहिए मेरे पास में 5 के बराबर, यानी कि ये मेरे पास में नॉन जीरो। जब मैं यूनियन लगाता हूं, इंटरसेक्शन लगाता हूं तो, और यूनियन लगाता हूं तो, दोनों की दोनों कंडीशंस मुझे याद होनी चाहिए पहले से। अगर कंडीशन याद नहीं है तो एक बार अपनी पुरानी वाली क्लासेज में इन कंडीशंस को देख लेना, फिर इसमें बताना कि हाँ तुमने सही किया है या नहीं किया। तो क्या बनेगा मेरे पास P E1, अब मैं यूनियन की लगा रहा हूं तो U E2 इंटरसेक्शन ऑफ E1 बार यूनियन E2, कुछ ऐसा बराबर। अब देखो ये यूनियन वाली आ गई, आगे नहीं आएगी, दोनों यूनियन बीच में इंटरसेक्शन, ये दोनों पे बार है, ये बराबर किसके, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब सर मेरे पास 5 थी, मतलब कुछ मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटी हुई 0, तो मेरे पास में P ऑफ 5 बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। P ऑफ 5 का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जो ये कह रहा है कि जो 1/4 से कैसा है, कम है, बाई ऑप्शन 1/4 से बड़ा है नहीं है, 1/4 से बड़ा है नहीं है, 1/4 या 1/4 के बराबर है नहीं, ये 1/4 से छोटा ही है, ये कैसा है 1/4 से छोटा ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी हो तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान बताओ। अब ए यूनियन बी निकालो, इन दोनों का कंप्लीट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, दोनों के ए यूनियन बी निकाल रहा हूं। यूनियन का मतलब है सभी आने वाले, यूनियन का मतलब है सभी आने वाले, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले आ जाएंगे। यूनियन लो, ए यूनियन बी लिया, 1 3 4 5 7 9, कोई भी डबल रिपीट मत करना। इंटरसेक्शन ई सी क्या है, 1 3 4 9 11, बताओ कौन कौन से मिलने वाले हैं, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ऑप्शन कौन सा होगा, 1 3 4 9, 1 3 4 9, ये कहीं मिल रहे हैं कि इसमें
कहीं मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं क्या? 1 3 4 9 किसी में नहीं मिल रही, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। कंफ्यूजन के लिए उसने ऐसा क्वेश्चन दिया। ये कह रहा है कि एक फंक्शन है आर से आर पर, जी आर से आर पर, एच आर से आर पर, 3 फंक्शन है। सुनना ध्यान से, एक फंक्शन ये रहा, ये तो है भाई एफ, ये आर से आर पर है। दूसरा वाला फंक्शन ये है मेरे पास जी, और तीसरा वाला एक फंक्शन है ये है मेरे पास एच। ओके, ये 3 फंक्शन है जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर 10x और एच एक्स बराबर लॉग ई एक्स हो, तब एच जी ओ एफ। अब सुनना, कल भी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को लास्ट क्लासेज के अंदर, जब मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहा था। एच जी ओ एफ क्या होगा? सबसे पहले जी ओ एफ निकालो। क्या निकालो? जी ओ एफ। जी ओ एफ निकालोगे आप लोग, मतलब सर एफ की वैल्यू को उठाओ और जी में रख दो, तो आपके पास जी ओ एफ क्या मिला? 10x स्क्वायर। ओके, अब जी ओ एफ की वैल्यू को उठाओ, एच में डाल दो, तो एच में डालोगे तो क्या बनेगा? लॉग ई 10x स्क्वायर। ये लो। अब किस पर पूछ रहा है? रूट पाई बाई 2 पर। रूट पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा? लॉग 10 रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो सर पाई बाई 2 बचेगा, और लॉग इन्फिनिटी क्या बचेगा? लॉग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी कौन सा है इसमें? बता दो, अब खुद बताओ लॉग इन्फिनिटी कौन सा है। तो बेसिकली आप लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए, कोई सा है लॉग इन्फिनिटी? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि ए बराबर दिस, बी बराबर दिस एंड सी बराबर दिस, तो ए बी सी बराबर क्या होगा? सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास में कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो ये एक बार चेक कर लेना कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ताकि गुणा करने में दिक्कत ना आए। ये 1 बाई 3 की है, ये 3 बाई 3 की है, ये 3 बाई 1 की है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो इसका रो और इसका कॉलम बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का गुणा कर रहे हो तो इसका रो और इसका कॉलम बराबर होना चाहिए, मतलब 3 और 3। अब मैं इसको देखते ही बता सकता हूं 3 और 3। ठीक है, अब मैं यहां पे देख रहा हूं 3 यहां पर है और 3 यहां पर है, मतलब सर गुणा होगा और मेरे पास बचेगी क्या? 1 बाई 1 की मैट्रिक्स। मिलेगी नहीं मिलेगी? यानी कि केवल एक ही पद मुझे मिलने वाला है। अब गुणा कर लो, एक्स बाई जेड अलग अलग है, सेपरेट। एक्स का गुणा किया तो बचा मेरे पास ए एक्स एच वाई जी जेड, ए एक्स एच वाई एंड जी जेड, प्लस के रूप में सब कुछ लिख दो एक एक के साथ। अगले वाले के साथ गुणा किया, अब मेरे पास 1 बाई 3 की बनेगी ये वाली, तो इन दोनों के गुणा करने पर। अब अगला वाला, ठीक है, अब मैं x का यहां भी गुणा करूंगा, इसके साथ x के साथ गुणा करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ए एक्स स्क्वायर आने वाला है। यहां x आएगा दोबारा और ये 2 बार ऐड होगा, क्योंकि एक बार ऐड इसके साथ भी आएगा, तो 2hxy बनेगा। फिर यहां पर मुझे बी वाई स्क्वायर भी मुझे यहां पर मिलने वाला है, सेम मेरे पास सी जेड स्क्वायर भी यहां पर मिलेगा। तो माइनस का झंझट तो मतलब नहीं आएगा। माइनस वाले हटा दो, माइनस वाले हटा दो, माइनस कहाँ है? ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, 2 बच गए मेरे पास, 2 बच गए मेरे पास, और दोनों के दोनों में जेड स्क्वायर सी जेड स्क्वायर ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बचा केवल सी, गुणा भी नहीं करना पड़े और मैं अपने ऑप्शन पे टिक भी लगा जाऊं, ऐसा काम मुझे आना चाहिए। सांडिक यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। एक तरीका तो ये कि आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। थोड़ी क्या होगी? कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन बढ़ने पे हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, बट थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूँ, R3 में मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाया, R3 में से R2 घटा दो। एक काम करो, 15 में से 14 को घटाया, और मैं R2 में भी लगा देता हूं R2 माइनस R1, ताकि मेरे पास में नंबर थोड़े कम हो जाएंगे। R1 को सेम रहने दिया, 13 16 19। R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे R2 में? R2 में R1 को घटा दो, तो 14 माइनस 13 1 1 1। R3 में चेंज करो, 14 घटाओ 15 में से 1 1 1। आप देखते ही समझ गए होंगे ऑप्शन इसका क्या आना चाहिए। ऑप्शन क्या आना चाहिए देखते ही समझ गए होंगे। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर यदि 2 रो या फिर 2 कॉलम एक जैसे आ जाएं, समान आ जाएं, तो उसका मान हमेशा कैसा होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 0। ये लो नेक्स्ट, a बराबर 14 मीटर, c बराबर 7√2 मीटर और एंगल बी बराबर 45, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज आल्सो भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जब मेरे पास कोई भी 2 भुजाएं दे रखी हूं, AC दे रखा है और मेरे पास में एक एंगल दे रखा है, तो मैं उसमें हमेशा sin 45 लगा देता हूं। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 14 × 7√2 ×
साइन 45 का मतलब है 1/√2, कैंसिल आउट, 7 चौके 28, हासिल लगी 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 के समथिंग, बट क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 49 के समथिंग आना चाहिए, 49 वर्ग मीटर आएगा इसका आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n से थीटा का विलोपन किया जाए, यानी थीटा को हटा रहा हूं, क्लियर, थीटा को हटाऊं तो मेरे पास क्या आना चाहिए। अब देखो एक ऑप्शन तो ये कि आप लोग m और n की वैल्यू रख दो, दूसरा ऑप्शन ये कि अगर यदि मैं यहां पर m बराबर है और n बराबर है तो m माइनस n निकाल के देख लूं, m माइनस n बराबर क्या आ रहा है मेरे पास में, m माइनस n निकाला तो tan से tan कटा 2 साइन थीटा, कुछ ऐसा, और अगर यदि मैंने m प्लस n निकाला तो 2 tan थीटा, चेक कर लो, ऐड करोगे तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये आ गया। अभी ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन चेक करो एक बार, ऑप्शन कह रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मुझे लग रहा है सर होगा तो माइनस वाला, नेगेटिव वाला तो नहीं है ना, ये वाला तो नहीं होगा, ये बच गए 3, और इन तीनों में से भी मुझे नजर आ रहा है कि सर जब 4m वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बाई अकॉर्डिंग टू माई, अगर मैं क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करता तो इस तरीके से करता इसके अंदर। अब मैं मेरे पास केवल ये बच रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड दिस, गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो ये बच गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 4 tan थीटा एंड साइन थीटा। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर में से कोई सा एक सा है, बट ये m स्क्वायर n स्क्वायर तो इधर नहीं आएगा, यहां मल्टीपल के रूप में मुझे नजर आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 4 को अगर यदि मैं छोड़ दूं, mn का अगर यदि मैं गुणा कर देता तो ये मेरे पास में mn के बराबर आ रहा है, चेक करो, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर आ रहा है, दोनों के दोनों मेथड समझ में आनी चाहिए। मैं किस तरीके से इसमें लॉजिक भी लगा रहा हूं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन आ गया, डायरेक्टली ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दोनों चीज काम में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan अल्फा बराबर दिस tan बीटा बराबर दिस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये लो tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा, tan अल्फा प्लस बीटा इसी में अप्लाई कर रहा हूं, ओके, तो क्या बनेगा मेरे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा एंड tan बीटा, वैल्यू पुट कर दो, tan अल्फा बराबर m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 एंड 1 अपॉन 2m प्लस 1, कुछ ऐसा। अब एलसीएम लो, सॉल्व करो, देखो एलसीएम m प्लस 1 2m प्लस 1, एलसीएम तो कटेगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, ऊपर बचा मेरे पास m प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीपल माइनस m, इन दोनों का मल्टीपल माइनस m, यानी कि m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 माइनस 1, कुछ ऐसा बचाना चाहिए मेरे पास में, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व कर लो, तो किसके बराबर आ जाना चाहिए आपके पास में, अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो कट गया, एक टर्म तो मेरे पास कट गई, केवल दूसरी टर्म्स बची यहां पर, ठीक है, एक टर्म्स कट गई है, दूसरी वाली टर्म्स बचेगी केवल, बिल्कुल 1 बचेगा, 1 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा, 1 बचेगा, ये लो 1 बचेगा, कट के 1 बचेगा, तो यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बचा, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बना मेरे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई 4, 45 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, 1 होता है, अतः मेरे पास आंसर क्या आया, पाई बाई 4। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, cos 20 डिग्री k के बराबर है, cos x 2k स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, cos x बराबर 2k स्क्वायर माइनस 1, तब एक इंटरवल दे रखा है और इस इंटरवल के अंदर यानी कि 0 से 2 पाई के बीच, किसके बीच, 0 से और 2 पाई के बीच इसकी वैल्यू निकालनी, तो cos x बराबर क्या होता है, cos x, अगर मैं x बराबर 20 डिग्री रख दूं, क्या रख दूं, 20 डिग्री रख दूं, सुनना बात ध्यान से, ये cos 20 डिग्री मुझे k दे रखा है, k दे रखा है, तो cos x बराबर क्या होगा, k की जगह एक बार रख के देखना, cos 20 डिग्री, तो क्या बनना चाहिए, 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री एंड माइनस 1, यही बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके बराबर होता है मेरे पास,
cos 2x के, अर्थात cos 40 डिग्री के। cos x बराबर cos 40 डिग्री, ये कब होता है? जब 2n पाई प्लस माइनस, कब होता है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n पाई प्लस माइनस 40 डिग्री। ये लो, अब कब होगा? इंटरवल कौन सा है? 0 से 2 पाई। तो देखो 0 से 2 पाई ये रहा इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आप लोग याद करो, जब 40 होगा, जब क्या होगा? हर बार भाई हर एक इंटरवल में कितना बढ़ेगा? 40। क्या हो सकता है पॉजिटिव केवल यहां हो? पॉजिटिव आ रहा है ना, या तो पॉजिटिव यहां होगा या पॉजिटिव यहां होगा, या तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो कितना होगा? 320 डिग्री होना चाहिए, या तो 40 होना चाहिए, या फिर 320 डिग्री होना चाहिए, 320 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 40 और 320 है ना, इसमें डाल देना। ये 40 है भाई, 320 नहीं है, ये 40 डिग्री डालना, 40 एंड 320। ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। भाई दो ही क्वाड्रेंट हो सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव में, कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दीर्घवृत्त की बिंदु 3, -2 पर अभिलंब का समीकरण कौन सा होगा? किसी भी दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब कैसे निकाला जाता है? सबसे पहली कंडीशन, उसके अभिलंब को चेक करने के लिए मेरे पास में दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? वो बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 एंड y1 ऐसे निकाला जाता है। तो बिंदु कैसे निकालोगे आप लोग? पहले वाले को निकाल दो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे, तो ये a² है, और ये मैं x(1), इसको मैं क्या लिख दूं? x(1) लिख दूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये लो x(1) प्लस b² एंड y1 बराबर b², या कोई भी कांस्टेंट मेरे पास जो भी दे रखा है मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, मैं 72 से डिवाइड कर दूंगा और मैं इसको डायरेक्टली 1 कर दूं। अब मैं इसमें कौन से बिंदु रखने वाला हूं? 3 और -2, दो ही बिंदु रखूंगा, 3, -2। तो रख के देखो एक बार, 3 रखा, 3 × 9, 3 रखो, -2 रखो, x1 और x2 की जगह 3 और -2 रख के देख लो, तो क्या आना चाहिए? 18 चौकी 72, 18x अपॉन 3 रखा तो 3, और यहां क्या आना चाहिए? 9 8 72, यानी कि 8y अपॉन -2 बराबर 1 के। ठीक है, गुणा कर दो, -36x प्लस 54y इज इक्वल टू -6, कुछ ऐसा यही आ रहा है, -36। अब कैलकुलेट कर दो आराम से, भाग लगा दो। हाँ बिल्कुल, इधर भी तो आएगा 18 - 8 वाला, बिल्कुल। अब कैलकुलेट कर दो, क्या आ रहा है? 3x - 2y बराबर 5, 3x - 2y बराबर 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस वाले को आराम से कर सकते हैं। तो 3x + 2y बराबर 5। और दूसरा मेथड ये भी है, आप लोग सेटिस्फाई करा के देख लो इन बिंदुओं से, डेफिनेटली वही क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। 3 × 9 - 4 5 बराबर 5, ऑप्शन 1 सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में रखोगे 3 × 9 + 4 ज्यादा आ रहा है, ये नहीं होगा। अगले बारे में रखोगे तो 3 × 9 - 4 5 + 5 10 के बराबर आ रहा है, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑप्शन सेटिस्फाई का भी ऑप्शन है आपके पास। ये कह रहा है कि यदि डिटरमिनेंट ये, तब समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध। बताओ, किसी डिटरमिनेंट के सबसे पहले अगर यदि मैं समीकरण को निरूपित करूं, एक बार मैं इसके समीकरण को फाइंड कर लूं, तो अगर मैं इसमें कोई भी पैरेलल लाइंस देखूं, समांतर रेखाएं देखूं, इसके लिए हमेशा h² का मान AB के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? h² का मान AB के बराबर होना चाहिए। नहीं तो इसको एक बार लिख के देख लेना, कैसे लिखा जाता है कि इसका ओपन करोगे तो ABC + 2FL + 2GM + 2HN, ऐसे ही -AF² - BG² - CH²। सांकप की समीकरण बनाई है आप लोगों ने, सांकप की समीकरण में tan थीटा बराबर निकाल लो। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर निकालते हो आप लोग, tan थीटा बराबर 2h² - AB इसका रूट अपॉन A + V, ऐसे लिखते हो। और ये कब होता है? जब इसका मान 0 के बराबर हो। tan थीटा बराबर 0, ये 0 करोगे, और ये केवल पॉसिबिलिटी तब है तब h² का मान किसके बराबर हो? AB के बराबर हो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक रेखा धन x अक्ष से, y अक्ष से तथा z अक्ष से क्रमशः तीनों से एंगल बना रही है, तब रेखा की डायरेक्शन कोसाइन। ये लो, अब क्या कह रहा है? cos α बराबर 30, cos β बराबर 45 एंड cos गामा बराबर 60 डिग्री। तो मेरे पास में इनके एंगल के डायरेक्शन कोसाइन क्या बनने वाले हैं?
cos 30 कितना होता है भाई? cos 30 √3/2 कितना होता है? √3/2। cos 45 1/√2, cos 60 1/2। ऑप्शन चेक कर लो, √3/2, √3/2, 1/√2 एंड 1/2। ऑप्शन डायरेक्टली आ गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, log ex का समाकलन क्या होता है? बच्चों डायरेक्टली याद होना चाहिए x log x, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं log x का इंटीग्रेशन करूं तो एक का मल्टीप्लाई कर दूं, आइलेट थ्योरम लगा रहा हूं। आइलेट थ्योरम का मतलब है आइलेट रूप, ये अपने खुद के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी कैसे निकालते हैं? सर सबसे पहले काम करो, आप 1 को साइलेंट कर दो, ठीक है, log x को साइलेंट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस, तो क्या बनेगा? x log x, माइनस किया log x d/dx एंड इंटीग्रेशन साइन ऑफ x एंड dx, तो ये 1 है मेरे पास, x बन जाएगा। तो क्या बना? x log x माइनस, ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर? x इंटू, यहां क्या बनेगा? 1/x इंटू x, x से x कटा तो 1 बचा, x log x माइनस 1। ये लो, चेक कर लो, दोनों ऑप्शन आ गए मेरे पास में, दोनों ऑप्शन आगे नहीं आगे? दोनों के दोनों ऑप्शन आगे एक बार में ही, बिल्कुल, माइनस सॉरी, बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा होगा? x log x माइनस x करना, इसको -1 नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। और प्लस का c, बिल्कुल ये तो आएगा ही आएगा, प्लस का c तो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx का मान है। सुनो, अगर यदि मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूं, अगर यदि कोई भी इंटीग्रेशन मेरे पास इस तरीके से दे रखा है a to b fx dx, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन साइन टू a to b एंड a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो π/2 प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे, पहले वाला क्या बनेगा? साइन π/2 माइनस 0 माइनस एक्स, ऐसे करोगे, ओके। ये लो, एंड डिनोमिनेटर में क्या करोगे आप लोग? साइन π/2 माइनस 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। एंड सेम में इसमें कॉस π/2 माइनस एक्स लिख दूं, ये लो, और ये इसका अंडर रूट रहा, ठीक है। क्या बन गया? अब ये तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी, लिमिट तो सेम रहती है। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन गया मेरे पास में कॉस रूट कॉस एक्स अपॉन, ये भी नीचे मेरे पास में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बन गया, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया dx। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास i प्लस आई बराबर 2i के बराबर बन जाता है, और 2i बराबर बनता है मेरे पास में किसके 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 बराबर बनेगा? थीटा। थीटा क्या है? π/2, कितना है? π/2। तो i बराबर क्या बन गया मेरे पास? π/4। ये लो, डायरेक्ट π/4 आ गया मेरे पास, π/4। बाकी और मेथड अगर यदि मैं जोड़ता तो 1 बनता, 1 का मतलब है x, और x पर आप लोग लिमिट लगा रहे हो 0 से π/2, तो मेरे पास क्या आया? 2i का मान π/2 के बराबर आया और i का मान π/4 के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है कि इलिप्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर a b हो। तो सर ये तो इलिप्स का क्षेत्रफल पाई a b होता है, कहां इसको ज्ञात करने की जरूरत है? आप लोगों को पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई a b। अगर दीर्घवृत्त का पूछे तो हम लोग ने, सॉरी वृत्त का पूछे तो πr², क्योंकि उसमें रेडियस सेम होती है। लेकिन इलिप्स में क्या होता है सर? एक बार a लघु अक्ष और एक बार b दीर्घ अक्ष आता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई a की b के बराबर। डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, बाकी तो आप लोग इसको सॉल्यूशन से निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि लिमिट a की पावर x माइनस 1/x का मान बताओ। अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी रखूं, x टेंस टू, तो a की पावर इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, तो मेरे पास में कुछ गड़बड़ वाली फॉर्म बन रही है। मुझे गड़बड़ नहीं करना, मैं क्या करूं, इसका एल ऑपिटल रूल लगा देता हूं, और a की पावर x का होता है a की पावर x एंड लॉग e a माइनस 0 अपॉन x का करूंगा तो 1। अब इस पे लिमिट लगा दो, x टेंस टू इन्फिनिटी पर a की पावर इन्फिनिटी एंड log e a अपॉन 1। तो क्या बना मेरे पास? केवल log e a बचा। क्या बचा? log e a बचा, log e a। ऑप्शन चेक कर लो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर यदि इसको करना होता तो कैसे होता? वो भी डियर उसी अकॉर्डिंग ही होता, ठीक है। क्लियर भाई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, एक फंक्शन दे रखा है f(x) और ये कह रहा है कि f(x) x अब कहां ब्रेक हो रहा है? अब सुनो बात, अभी कुछ
ऑप्शन मत पढ़ो, ऑप्शन केवल यहां बाद में देखना। पहले यहां देखो, x माइनस 3 का मोड जब है जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है, मतलब एक ऐसा बिंदु एक है जिस पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, 1 है या फिर 1 से बड़ा है इधर की तरफ, तो ये काम करेगा केवल x माइनस 3 के मोड पर इधर की तरफ। अरे चल अब आ जाओ, जब x का मान 1 से कम है तब ये वाला फंक्शन है। x का मान 1 से कम होने पर x की पावर 4 माइनस 3x बाई 2 एंड प्लस 13/4। कब? जब x का मान 1 से कम है और जब x का मान 1 या 1 से ज्यादा है, तो ये होगी कंडीशन, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन पे एक बार, सतत अवकलनीय, सतत अवकलनीय, सतत अवकलनीय, सतत अवकलनीय, इन दोनों की हमें पहचान करनी है, तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं x बराबर 1 पे चेक करूं तो कौन सा फंक्शन लूंगा? ये वाला। तो x बराबर 1 पे चेक किया तो 1 माइनस 3 2 और 2 का मोड 2 सर डेफिनेटली 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब LHL और RHL निकाल लूं, ये लो, जब मैंने x इज लेस देन 1 लिया तो इसमें रखोगे 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4, सर 2 आया। जब मैंने x इज ग्रेटर देन 1 लिया तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा और यही लूंगा, तो सर इसका तो मान मेरे पास 2 आने वाला है, मतलब सतत तो है, सतत है, असतत नहीं है, सतत है, ठीक है, सतत सतत और सतत। अब आ जाओ अवकलनीय पे। अवकलनीय कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच पर फंक्शन है ये रहा नीचे वाला, कौन सा फलन है? ये वाला फलन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, 1 माइनस एच रखा, इसकी पावर 4 किया, 1 माइनस एच रखा और इसको ओपन किया तो मेरे पास आया -1/2। अब छोटी छोटी डेरिवेटिव निकालने आपको आनी चाहिए। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाओ। जब राइट हैंड डेरिवेटिव है तो मेरे पास इसका मतलब है x माइनस 3 का मोड है, क्या दे रखा है? x माइनस 3 का मोड है। राइट हैंड डेरिवेटिव पे यही है ना, x माइनस 3 का मोड है, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। जब मैंने इसमें 1 माइनस किया तो सर x माइनस 3 इज द ब्रेक एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है, किस किस पर? 2 पॉइंट्स पर ब्रेक होगा। अगर यदि 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब इसका मान मेरे पास RHD में, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव में इसका मान आ गया 1, मतलब ये तो सर मेरे पास बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात ये मेरे पास अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ऑप्शन होगा केवल और केवल बी, सतत और अवकलनीय नहीं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये दिख रहा है मुझे किस किस इंटरवल के अंदर मैं इसमें चेक कर पा रहा हूं। पहला इंटरवल है 0 से π/4, दूसरा इंटरवल है मेरे पास में π/4 से π/2, तीसरा इंटरवल है मेरे पास π/2 से π। 3 इंटरवल है और तीनों इंटरवलों में चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड किस इंटरवल में? पहले वाले इंटरवल में निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, LHL निकाला, क्या बनेगा? a प्लस क्या बनेगा भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो π/4 पे, तो π/4 प्लस a, क्या बनेगा? π/4 प्लस a। दूसरा राइट हैंड लिमिट निकाली, π/4 प्लस b, चेक कर लो, ठीक है। दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, मतलब सर a माइनस बी बराबर π/2 के होना चाहिए, होना चाहिए। π/4 किसके बराबर होना चाहिए? π/4 के बराबर होना चाहिए। दोनों के दोनों आ गए ना, अच्छा ये π/2, सॉरी, दोनों की दोनों π/4 के बराबर होने चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 कहाँ है? ये रहा, इस वाले लिमिट के अंदर x बराबर π/2 रखें एंड यू विल गेट योर आंसर। तो a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा? a बराबर π/6 आएगा, a बराबर क्या रहा है? π/6, a बराबर क्या रहा? π/6, b बराबर -π/12। ये लो, अब चेक कर लो, a माइनस बी का मान π/4 कब आ सकता है? 45 डिग्री अंतर कब आएगा? जब 30 डिग्री एंड 15 डिग्री हो। यहां कितना आ रहा है? 30 माइनस 15, a माइनस बी करोगे 30 माइनस 15, यहां तो 15 डिग्री आ रहा है, यहां 45 डिग्री आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, fx बराबर दिस के किस मान के लिए फलन सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा? सुनो ध्यान से, अगर x बराबर 2 ले लिया तो क्या LHL और RHL बराबर नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपने LHL रखा
और यहाँ पर RHL भी रख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रखी, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि दोनों की दोनों लिमिट्स कैसी होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। मैं 2 + h के लिए ले लेता हूं, राइट हैंड लिमिट निकाली, 2 + h रखो, क्या बनेगा 2 + h का होल क्यूब प्लस 2 + h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 + h एंड प्लस का 20 अपॉन 2 + h माइनस 2 का होल ट्वाइस, नीचे h स्क्वायर बनेगा, h स्क्वायर से x स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगी, मतलब मेरे पास इसका सॉल्यूशन h की टर्म में आएगा। और h जैसे ही मैं 0 रखूंगा, ये मेरे पास में ऑप्शन आया 7 के, डायरेक्टली बता देता हूं 7। जब x बराबर 2 है तो क्या इस पर लिमिट बराबर नहीं होगी? बिल्कुल, 2 हो, 2 - h हो या 2 + h हो, सब पर लिमिट बराबर है, तो ऑप्शन 7 रहेगा। k का मान क्या आया? 7 आया। कैलकुलेट करके देख लो, क्यूब ओपन करो, स्क्वायर ओपन करो, 8 + 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस h क्यूब प्लस 4 + h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32, 7 आएगा, केवल क्या आएगा? 7 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये कह रहा है कि ए बी हो तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लैम्बडा के किस मान को संतुष्ट करेगा। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालो, लैम्बडा का वह कौन सा मान है जिस पर यह वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करो, बिल्कुल चेक करो भाई, a + b का मोड कैसे निकाला जाता है? a + b का मोड अलग अलग निकाल दो, मोड निकाल दो, a मोड प्लस b मोड, ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड, ऐसे निकालते हो, अलग अलग मोड निकाल सकते हो, अलग अलग सेपरेट कर दो। a + b मुझे यहां पर ज्ञात करना है, a का मोड मैंने निकाला 1 + 1 + लैम्बडा स्क्वायर, इसका अंडर रूट एंड प्लस 1 + 1 + 1, कुछ ऐसा, 2 + लैम्बडा स्क्वायर एंड दिस 3, ऐसा ही कुछ, 2 + लैम्बडा स्क्वायर एंड √3, कुछ ऐसा, यही तो है मेरे पास में, दोनों दोनों मान आ गए मेरे पास। अब ये किसके बराबर है? इन दोनों के एडिशन के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 1 + 1 किसके बराबर है? 2 + 2 + लैम्बडा + 1, ये i कैप, ये j कैप और k कैप, ऐसे लिखते हो। ये किसके? a वेक्टर। अगर यदि मैं इसका मोड निकाल दूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मोड, तो क्या बनेगा? 4 + 4 8 प्लस लैम्बडा + 1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी कि 8 प्लस लैम्बडा + 1 का होल ट्वाइस और इसका अंडर रूट, किसके बराबर? इसके बराबर। अब लैम्बडा को सॉल्व कर लो, लैम्बडा बराबर 1 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्बडा बराबर 1 रखिए, सेटिस्फाई, लैम्बडा बराबर 1 पर √3 + √3 2√3, लैम्बडा बराबर 1 पर 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर करोगे 4, 4 का मतलब है 8 प्लस 2√3 आ गया, इसका मान भी 2√3 के बराबर आ जाएगा जब लैम्बडा बराबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए एक सदिश है, ए एक यूनिट वेक्टर है, एक सदिश है, यूनिट नहीं है, केवल सदिश दे रखा है, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, अब क्रॉस दे रखा है, तो ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं, मेरे पास ए आई कैप या A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। ओके, मैंने इसमें आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सुनना बात ध्यान से, क्या कर रहा हूं? आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई क्रॉस आई करूंगा तो 0, जे क्रॉस आई करूंगा तो -k, यानी कि माइनस का A2k, k क्रॉस आई करूंगा तो j बनेगा, यानी कि प्लस का A3j कैप, कुछ ऐसे। अब इसमें ऐड करूंगा किसको? a क्रॉस j को। अब एक इसी के साथ जब j करोगे, अब यहां पे i हटाओ, अब i की जगह j कर लो, ये लो, थोड़ा कलर डिफरेंट कर रहा हूं, यहां पे मैंने j ले लिया, j कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, aij तो क्या बनेगा? A1 के कैप, A2jj 0, A3kj माइनस i, माइनस का A3i। ओके, अगला तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड k कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो A1 i के उल्टा चल रहा है, -j की तरफ, यानी कि माइनस का A1 j कैप, A2j के i आएगा प्लस का A2 i कैप, और k कैप के साथ करोगे तो 0। अब इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका मोड का स्क्वायर, इसके मोड का स्क्वायर और इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, तीनों के मोड का स्क्वायर निकाल लो और स्क्वायर करके इसको पुट कर दो, आपके पास इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा।
डायरेक्ट आ जाएगा, स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर, बिल्कुल 2a स्क्वायर 2 बार ऐड होगा, a1 स्क्वायर भी 2 बार ऐड होगा, a3 स्क्वायर भी 2 बार ऐड होगा, तो मेरे पास में a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और कितने बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा, इसलिए मेरे पास इसका आंसर क्या आया 2a स्क्वायर। क्या है भाई 2a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। अब बेसिकली इन क्वेश्चंस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एक क्रॉस है, सॉरी ए प्लस नहीं, अगर प्लस होगा तो आई जे के कैप में आएगा, ये क्रॉस करो इसको, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। अब ए क्रॉस बी है, आप लोग कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप डिटरमिनेंट बना के निकाल दो डायरेक्टली, क्या होगा 1 2 -2 2 3 -1, कुछ ऐसा। क्लियर है। अब आई कैप बताओ क्या बनने वाला है, और मोड भी निकालना बाद में। आई कैप बताओ, आई कैप क्या बनेगा -2 प्लस का 6 यानी कि 4 आई कैप, जे कैप के साथ निकालो माइनस का जे कैप, मल्टीप्लाई किया, अब जे कैप माइनस के कैप ले रहा हूं तो -1 एंड +4 3 बचा। अब के कैप के साथ आ जाओ, के कैप के साथ निकालो 3 -4 -1 बचा, तो क्या बनना 4 आई कैप -3 जे कैप माइनस का के कैप, 4 चौके 16 और 9 25 और 1 26 यानी कि √26, इनमें से कोई नहीं, √26 आंसर आना चाहिए। इसका मोड निकालोगे तो √26 के बराबर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है कि दो बल P और Q का परिणाम बल R है, ठीक है। एक बल है P, एक बल है Q, अभी मुझे पता नहीं कहां पर है, बट इतना पता है कि ऐसे कुछ बल होंगे जिनका नेट फोर्स या परिणामी मैग्नीट्यूड जो फोर्स है वो है कैपिटल R, परिणामी बल है। यदि Q को दोगुना कर दिया जाए, Q को मैं 2 बार मतलब 2 टाइम्स एक्सटेंड कर रहा हूं, Q को दोगुना कर दिया जाए 2Q कर दिया जाए तो R भी दोगुना हो जाता है। जब Q दोगुना कर रहा हूं तो R भी दोगुना हो जाता है, और यदि Q की दिशा विपरीत कर दी जाए तो R दोगुना हो जाता है। दो चीजें दे रखी हैं, Q दोगुना R दोगुना, Q की दिशा विपरीत कर दी जाए तो भी R दोगुना हो जाता है। ये लो विपरीत कर दूं Q की दिशा तब भी ये दुगना हो जाता है, तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर है √2 अनुपात √3 अनुपात x, तो x किसके बराबर है। सुनना बात ध्यान से, एक एक जब अपने पास में ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएं कि भाई अब इनमें हमारे पास में परिणाम निकालना है और परिणाम निकालने के साथ इनका सॉल्यूशन भी आना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना इसके पीछे वाले नंबर और आगे वाला नंबर बराबर लगभग आता है। क्यों कह रहा हूं, ये P है √2, ठीक है। अब Q को √3 और R को भी √3, तो यहां पर लगभग मेरे अकॉर्डिंग √5 तो आना ही नहीं चाहिए, √3 भी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो √2 आना चाहिए। अगर मैं इसका आंसर देता तो तुक्का मार विधि भी लगाता तो मैं ये लगाता, अगर नहीं तो सुनो बात ध्यान से, P स्क्वायर और Q स्क्वायर, अब नेट फोर्स मेरे पास में ये, तो आप लोग एक एक को अप्लाई कर लो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर किसके R स्क्वायर के। लेकिन अगली बार कह रहा है कि 2R स्क्वायर दुगना हो जाता है अगर यदि मैं Q को दुगना कर दूं, ओके। अगली बार कह रहा है कि ये R दुगना हो जाता है अगर यदि मैं Q की दिशा को चेंज कर दूं। ये कह रहा है तीनों समीकरणों से PQR नहीं निकाल सकते हो, इजीली आ जाएगा, P स्क्वायर बता दो, Q स्क्वायर बता दो एंड R स्क्वायर बता दो, तीनों के तीनों मान आ जाने चाहिए। P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर नहीं बता सकते हो, बता सकते हो 2 3 3 2 3 2 2 3 2 √2 √3 √2, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली। यहां देखो R स्क्वायर 4R स्क्वायर घटाया 3R स्क्वायर, P से P कटा 3Q स्क्वायर, यहां घटाया पूरा कट गया, P स्क्वायर 2Q स्क्वायर, केवल Q स्क्वायर बचा। अब इन दोनों को ले लो, पहली और तीसरी को, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये 3 बचा और ये 2 2 बार बचा, ठीक है। तो P और Q के मान आ गए हमारे पास, ओके। तो ऑप्शन कौन सा होगा √2। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक कण के द्वारा t सेकंड में चलित दूरी s बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो 3 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। वेग निकालने के लिए अब आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, वेग b बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है ds ओवर dt, वेलोसिटी बराबर क्या होता है b बराबर होता है ds ओवर dt, अर्थात इस s का t के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया तो 12t² - 5,
किस बिंदु पर पूछ रहा है या किस सेकंड पर पूछ रहा है, किस टाइम पर पूछ रहा है? 3 सेकंड बाद जब तुमने 3 रखा तो 12 इंटू 9 माइनस 5, 12 नम्मा 105, 12 नंबर 108 माइनस का 3 कितना हुआ? ठीक है, 103 आ गया। 108 माइनस 103, ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी, सी ऑप्शन। 103 केवल ऑप्शन सी में आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक पत्थर के टुकड़े को कुएं में गिराया जाता है। ठीक है, एक पत्थर लिया, पत्थर ना मार, एक पत्थर कुएं में फेंका जाता है। पत्थर के छपकने की आवाज पत्थर गिराए गए व्यक्ति को 11.5 सेकंड बाद सुनाई देती है। यानी टाइम लग रहा है कुछ, इस ध्वनि को इस आदमी तक पहुंचने में 11.5 सेकंड का टाइम लगा। कितना? 11.5 सेकंड का समय लगा। यदि ध्वनि का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ सराउंडिंग कह दूं, वेलोसिटी ऑफ साउंडिंग 327 मीटर पर सेकंड हो, ओके, तब कुएं की गहराई यानी कि h मुझे यहां पर ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा इसमें एक बार कंसेप्ट लगा के देखो कि इसमें h बराबर कैसे निकाला जाएगा। h बराबर निकाल के देखो एक बार, h हम लोग के किस तरीके से इसमें फाइंड करेंगे। बिल्कुल फाइंड कीजिए। देखो T1 प्लस T2 बराबर है 11.5 सेकंड के। मतलब सर पत्थर गिराने से और पत्थर की ध्वनि से उत्पन्न आवाज का वापस आने में लगा समय 11.5 सेंटीमीटर टोटल। इतना h बराबर क्या होगा? h बराबर क्या होगा? गति का समीकरण आप लोगों को याद है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या लगाते हैं? ut। अब मैं पहले वाले समय के लिए लगा रहा हूं तो g t1 स्क्वायर, यहां से मैं t1 निकाल लूं। ठीक है, t2 क्या है? t2 है मेरे पास हाइट अपॉन वेग यानी 327, t2 ये रहा। ठीक है, तो t1 स्क्वायर बराबर क्या बना? t1 स्क्वायर बराबर 2h अपॉन g, gt स्क्वायर अपॉन 2 से गुणा किया 2gh अपॉन g। ये मेरे पास h1 h2 निकाल लो। h बराबर दिस, h का गुणा कर दो 327 गुणा t2, और t2 क्या है? t2 ये रहा 327 गुणा t2, और t2 की वैल्यू क्या है? t2 की वैल्यू है सर 111.5 माइनस t1। ये रहा ना t1 प्लस t2 बराबर दिस, तो t2 बराबर, अब गुणा कर दो, क्या आ गया मेरे पास? t1 आ गया, ये h आ गया, ये लो। अब t1 की वैल्यू रखो एंड यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल h की वैल्यू 4.9 t1 स्क्वायर, 4.9 t1 स्क्वायर, ये लो और कैलकुलेट कर लो। आपके पास में आंसर आ गया 490.50 के समथिंग आ रहा होगा। 490, कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर का टुकड़ा h ऊंचाई की मीनार की चोटी से, h ऊंचाई की कोई मीनार है, इसकी चोटी से h ऊंचाई की मीनार है, 2gh के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। लो 2gh क्षैतिज दिशा में फेंका, बट आएगा तो नीचे प्रक्षेप बनेगा। पत्थर का टुकड़ा मीनार के चरण से कितनी दूरी पर भूमि से टकराएगा? पत्थर का टुकड़ा मीनार के चरण से, ये रहा, कितनी दूरी पर भूमि से टकराएगा, यानी ये निकालना मुझे यहां से h, कुछ ऐसा। समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? यहां पर h निकालना है, कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा मुझे यहां पर फाइंड करना है। चलो फाइंड कीजिए, समीकरण लगाइए। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, प्रारंभिक वेग तो h बराबर क्या बना? हाफ
जी टी स्क्वायर, यू बराबर 0, प्रारंभिक वेग है ही नहीं, यू बराबर 0 तो आप जी टी स्क्वायर टी बराबर निकाल लो, टी बराबर 2h अपॉन जी का अंडर रूट। हाइट मुझे दे रखी है, जी मुझे पता है, जी बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या बनेगा बताओ, दूरी बराबर क्या बनेगा मेरे पास, वेग इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, क्षैतिज वेग इंटू समय के बराबर होगा। बोलो होगा नहीं होगा, दूरी निकाल दो अब सीधा, अब इसमें डिस्टेंस निकाल दो, डी बराबर वेग क्या है तुम्हें दे रखा है 2gh, टी तुमने निकाल लिया समय, भाई वेग तो दे रखा है ना 2gh, ये रहा, इस वेग से निकाल दो 2gh इंटू रूट 2h अपॉन जी, रूट जी से रूट जी काटा, रूट 2 का रूट 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 बनेगा, रूट h का रूट h के साथ गुणा करोगे तो h बनेगा, 2h इसका आंसर आएगा, 2h इसका आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा टेन थीटा और उसमें उलझ गया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तरीके से कर लेना, ऑप्शन डायरेक्टली आंसर इसका आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक u वेग गतिमान गेंद A दूसरी b वेग से विपरीत दिशा में गतिमान वेग बराबर गेंद B से सीधी टकराती है, संघट के बाद यानी कि टक्कर होने के पश्चात एक गेंद A विराम अवस्था में आ जाती है। अगर यदि प्रत्यास्थता गुणांक इसका E हो तब U अपॉन B बराबर क्या होगा, U अपॉन B बराबर 1 प्लस E अपॉन 1 - E। डायरेक्टली क्वेश्चन उठा गया भाई डायनेमिक्स वाले टॉपिक से, सीधा क्वेश्चन उठा गया प्रत्यास्थता गुणांक वाला। गलती मत करना, यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो संघट के बाद एक संघट से पहले, यानी कि संवेग का नियम लागू होता है इधर भी और इधर भी। पहले वाले के लिए क्या करेगा, जब गेंद ए है u वेग से प्रक्षेपित की जा रही है, u वेग से फेंकी गई विपरीत दिशा में, दूसरी गेंद कौन सी b विपरीत दिशा में, अब इसको इधर फेंको, एक तो इधर फेंकी विपरीत दिशा में फेंकी तो गेंद b से सीधी टकराती है, दोनों एक दूसरे के साथ में टकरा गई, और संघट के बाद यानी जब टक्कर हुई तो उन गेंद ए विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि दो गेंद थी, एक इधर फेंकी और दूसरी वाली इधर फेंकी, ये जब भी टकराई ए साइलेंट हो गया, बी इसका पता नहीं, लेकिन ए चुप हो गया, यहां जाके ए चुप हो गया तो संघट के बाद एक विराम अवस्था में आ गया, तो प्रत्यास्थता गुणांक अगर मेरे पास ई हो, यहाँ क्वेश्चन अनकंप्लीटेड है, यहाँ पे ई डाल लेना भाई, ठीक है। अगर प्रत्यास्थता गुणांक इलेक्ट्रिसिटी जो अपने पास कोफिशिएंट है वो अगर ई हो तो मेरे पास यू अपॉन बी का मान क्या होगा, आराम से इजीली इसको निकाल सकते हो। अगर मेथड लगाना है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है यहाँ पर, एम बी बराबर एम बी के, एम बी स्क्वायर लगाते हो आप लोग, u बराबर 0 है। आप लोगों ने इधर देखा सर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का ऐसे लगाते हो, जब इसका प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, एम बी बराबर, इधर आप लोगों ने देखा कि सर गेंद का बी फेंक रहे हो विपरीत दिशा में, ए को फेंका यू दिशा में, बी को फेंकोगे क्या कह रहा है विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब है माइनस बी का पाया जाना। अब आराम से एम बी और एम बी 2mb बन गया, ये आपके पास एम यू बन गया, तो ये 2mb बराबर एम यू के, एम से एम कटा, 2b बराबर यू के, क्या गया 2b बराबर यू के। इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट इसमें अप्लाई कर सकते हो u माइनस बी, या आप चाहो तो m को m से कट कर दो, u माइनस बी बराबर बन जाएगा, आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट बनेगा, और u माइनस बी बराबर क्या बन गया, u माइनस बी बराबर e u प्लस बी के। तो कैलकुलेट कर लो इसको आराम से, ठीक है। तो u अपॉन बी बराबर क्या बन गया, सेपरेट करके लेके आओ, e को इधर लाए 1 माइनस ई, ये उधर गया e प्लस 1, तो क्या बना e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1, चलो चेक कर लो, e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई, सॉरी माइनस आएगा उसमें, माइनस, ये लो माइनस, ठीक है। ये वाला इसका सॉल्यूशन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो दो तरीके, संवेग संरक्षण का नियम याद रखना, संघट के बाद वाली स्थिति को डिफाइन करता है। चलिए अगला, एक गोला अपने समान आकार के विराम गोले से सीधा संघट, एक गोला है उसी आकार का एक दूसरा गोला है जो विराम है यानी कि स्थिर है, एक जगह स्थिर है, इससे सीधा संघट करता है यानी टकराता है। यदि प्रत्यास्थता गुणांक ई हो तो संघट के पश्चात दोनों गोलों के वेगों का अनुपात क्या होगा। अब बताओ पहले वेग का अनुपात क्या होना चाहिए और संघट के बाद दूसरे वाले उसका जो प्रत्यास्थ वेग है उसका गुणांक क्या होना चाहिए।
अब थोड़ा लॉजिकली सोचो इसको, क्या होना चाहिए गोले से पहले, टकराने से पहले, टकराने के बाद। अभी आप लोगों ने देखा था अगर एक साइलेंट है और दूसरे वाले से टकरा रहा है तो स्थिर हो रहा है। अब ये जस्ट इसी का उल्टा ही तो पूछ रहा है, इसी का उल्टा, इसी में क्वेश्चन छिपा हुआ है। अगर आप यू बी को थोड़ा सा इसमें चेक कर लो तो यू बी को ही चेक कर लो, यहाँ पर 1 माइनस ई एंड 1 प्लस ई, एक स्थिर है एक उससे टकरा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। बाकी अदरवाइज अगर आप लोग निकालना चाहो तो यू वन प्लस यू टू बराबर बी वन प्लस बी टू, और बी वन प्लस बी टू किसके बराबर है, यू के बराबर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बिक्री कर संहिता सहित 8400 है, 8400। यदि बिक्री कर की दर छपे मूल्य पर 5% हो तब वस्तु का छपा मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे कभी भी जब प्रिंटेड आप लोगों के पास में प्राइस दे दी जाए या प्रिंटेड वैल्यू दे दी जाए, आपसे पूछे कि सर मेरे पास में जो सेल टैक्स है, या मैं कहूं कि मेरे पास में जो सेल टैक्सेज निकलने वाले हैं वो क्या निकलेंगे यहाँ पर, तो क्या कह रहा है, एक राशि पर विक्रय मूल्य इतना है, मैं एक्स मान लेता हूं, कितना प्रतिशत है 5, यानी कि सर 105/100 ले लूं, कितना हो रहा है 8400। एक्स बराबर निकाल सकता हूं, मल्टीप्लाई किया 105 से भाग लगाया, या फिर ऐसा करो 21 से इसको काट दो, इसको 20 से काट दो, 21 चौके 84, या आपके पास 400 बचा, गुणा 2 के करोगे तो 8000 बचना चाहिए। एक्स बराबर कितना बचा आपके पास, 8000 बचा, ठीक है, एक्स बराबर कितना बचा, 8000 बचा, ये लीजिए, लगा सकते हो अप्लाई आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रैमर नियम से, अब देखो क्रैमर्स रूल आ गया। अब क्रैमर्स रूल कहां पर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। ये कह रहा है एक्स वाई जेड का मान निम्न समीकरण से ज्ञात कीजिए, एक इक्वेशंस, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशंस। क्रैमर रूल कैसे लगाते हैं, अभी थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब क्रैमर रूल अगर इतने आप लोग इसमें प्रॉपरली लगाने लगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इसको मैं शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहूं, क्रैमर रूल अगर यदि मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्रैमर रूल इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट इसमें आप लोग ऑप्शन चेक कर लो, जिसको सेटिस्फाई कर जाए दैट्स आंसर। 1 1 2 को चेक किया, 1 1 2 4 आ रहा है, बिल्कुल पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो 1 रखूंगा तो 2 बचा, -1 1 बचा, प्लस का 4 5, सर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 -2 तो क्या बचा, -4 + 1 यानी कि -3, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1 1 2 कौन सा रहेगा, 1 1 2। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण के 3 मूल हो तो समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब त्रिघा समीकरण आ जाए, कभी भी 3 मूल दे दे तो पहले मूल, दूसरा मूल और तीसरा मूल, इन तीनों मूलों के लिए हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि तीनों के मूलों का जोड़ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नेगेटिव बटे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का, और जब इनका दो का मल्टीप्लाई करूं या अल्फा बीटा निकालूं, बीटा गामा निकालूं, या फिर मैं इसमें अल्फा गामा निकालूं, तो मेरे पास क्या आता है क्यू अपॉन, जब मैं 3 3 का लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -r अपॉन। समझ में आ रही बात। देखो त्रिघात समीकरण में याद रखना, त्रिघात समीकरण के 3 मूल, तो मैं इसमें एक काम करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकालूं तो -p/1। अगर यदि मैं दो का अप्लाई करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, p/1। ध्यान देना, गलती मत कर, q/1, सॉरी q/1, बिल्कुल q/1 ये रहा, ठीक है। अब 3 3 पे आ जाओ। अगर यदि मैंने अल्फा बीटा गामा निकाला तो क्या मिलेगा आपको, -r/1। क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट। अगर 4 घात की समीकरण होती तब भी उसमें वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि जो मेरे पास 4 घात की समीकरण है तो इन चारों का एडिशन क्या होता है, अधिकतम से जस्ट नीचे वाली घात के गुणांक बटे सबसे अधिकतम घात का गुणांक, इस तरीके से लिया जाता है। फिर हम लोग दूसरी वाली समीकरण को ले लेते हैं और तीसरी वाली समीकरण को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब तीनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। पहली वाली समीकरण में अल्फा से गुणा कर दिया, दूसरी वाली समीकरण में बीटा से गुणा कर दूं, और तीसरी वाली समीकरण में मैं गामा से गुणा कर दूं, और इसमें क्या कर दूं, जोड़ दूं। या एक काम करो, इस वाली समीकरण में अल्फा बीटा गामा से गुणा करके ऐड कर दो, ताकि मेरे पास में क्या आ जाए, एक छोटा सा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो क्या बनेगा, अल्फा से गुणा किया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा से गुणा करोगे अल्फा बीटा गामा बनेगा, अल्फा से गुणा करोगे अल्फा बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बराबर क्यू। इधर की तरफ ले लो। अब क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, अल्फा का, तो ये लो अल्फा हो गया।
अब मैं बीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बीटा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर क्यू बीटा। अब मैं अगर यदि गामा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर बराबर क्यू गामा। चलो अब सॉल्व कर लो आराम से, एक समीकरण निकल के आ गया आपके पास। तीनों समीकरणों को ऐड कर दो, ऐड करने पर आपके पास में तीनों समीकरणों के क्या मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे, यानी कि पी क्यू और आर मिल जाएंगे। ऐड करके देख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस इसको ले लो, तीनों को ऐड कर लो, जहां अल्फा कॉमन आ जाए अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कुछ कॉमन आ जाएगा एक जगह, तो क्या बन जाएगा, यहां पर इसको क्यू को कॉमन ले लो तो क्यू कॉमन आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ ऐसे। ठीक है, एक समीकरण यहां से मिल जाएगी हमारे पास। और चाहो तो आप लोग तीसरी वाली समीकरण में भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये आपके पास कंप्लीटली आर के रूप में आएगा एंड 3r माइनस का पी क्यू बन जाएगा। क्या बनेगा, 3r माइनस का पी क्यू बन जाएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कैलकुलेशन की वजह से, बाकी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एक्स बी बराबर बी, ए और एक्स जी से लिए गए समूह है, ग्रुप है, तब एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान कैसे निकाला जाएगा बताओ, कैसे निकालोगे एक्स का मान, फटाफट बताओ एक्स का मान कैसे निकाला जाएगा। बिल्कुल, इसमें कौन सी संक्रिया लगानी पड़ेगी, वाम संक्रिया लगानी पड़ेगी। तो क्या बनेगा, ए एक्स बी इंटू बी इनवर्स बराबर बी वी इनवर्स, यानी कि ए एक्स बराबर, कोई है ऑप्शन इनमें से, कोई नहीं। एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर, अब ई को भेज दो, एक्स बराबर क्या करो, इस ई को भी भेज दो, तो एक्स भी आ जाएगा आपके पास, ई भी आ जाएगा, और तीनों तीनों आ रहे नहीं आ रहे, तीनों तीनों आ जाएंगे ना। ठीक है, ए को भेज दो, एक्स बराबर, अब लेफ्ट हैंड संक्रिया लगा दो, ये लो ए इनवर्स बराबर ई, सॉरी ए इनवर्स ई, ऐसे लगाओगे, क्या बन गया, ई बन गया। तो एक्स बराबर, कभी भी भाग नहीं लगाते भाई, कभी भी ध्यान रखना ऐसी वाले क्वेश्चन पे भाग नहीं लगाते। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक्स बराबर ए इनवर्स बन जाएगा। एक्स बराबर इनवर्स कहीं पर है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, केवल और केवल ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, बिल्कुल एक लिमिट पॉइंट तो रखता है। दिस रिजल्ट इज नॉन एज, किस रिजल्ट से जाना जाता है, एवरी, प्रत्येक परिबद्ध इनफाइनाइट सबसेट, यानी कि समुच्चय जो है आपके पास आर के अंदर वो एटलीस्ट वन रखता है। इसे वाल्जानो-वेस्टर्ट थ्योरम कहा जाता है, ये डायरेक्टली थ्योरम के नाम से भी आती है भाई। अगला, नीचे दिए गए अनुक्रमों में अनुक्रम 1/n का उप अनुक्रम, सब सीक्वेंस पूछ रहा है, 1/n है, अगर यदि मैंने n बराबर रखता गया नेचुरल नंबर, ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे मिल रहा है। अब सब सीक्वेंस ज्ञात करना है, कौन सा हो सकता है, सुनना बात ध्यान से। अगर यदि मैं ये लेता हूं बी वाला, तो क्या बनेगा, n बराबर 1 रखा तो 1/1, n बराबर 2 रखा, ये n है इसके अंदर, n है यहाँ पर, n बराबर 1 रखूंगा तो -1, यहां पर बनेगा 1/2 जब मैं +2 रखूंगा। सर ये माइनस प्लस का झंझट आ रहा है, मतलब ये इसका सब सीक्वेंस नहीं हो सकता, हटाओ। 2n, n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 रखा, n बराबर 4 रखा। सर कहाँ इसका सब सीक्वेंस आ रहा है, क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड है, नहीं है, तो मतलब इसको बैठाओ, अगले वाले बचाओ। 1/n+1, यहाँ पे n बराबर 1 रखा तो 1/2, अगला वाला n बराबर 2 रखने पर 1/3, क्या आ रहा है, 1/3 के बराबर आ रहा है। n बराबर 3 रखो 1/4, n बराबर 4 रखो 1/5, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सर ये पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब 1/n+1 इज लेस देन इक्वल टू 1/n, ये कम है और ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब सर ये इसका सब सीक्वेंस है, ये क्या इसका सब सीक्वेंस है, n बराबर 1 रखा, 1 2 3 4 5, कहाँ इसके सब सीक्वेंस बन रहे हैं, ये भी नहीं है, तो तीनों तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन केवल रहेगा सी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपकी एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक अगले क्लासेज में, तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक के साथ मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी पढ़ाई को मस्त रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।